अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहिया चैनल और मैं हूँ आयशा। क्या हाल चाल है? मज़े में है? क्या हो रहा है? रेस्ट हो रहा है, मज़े कर रहे हैं कुछ लोग और कुछ लोग वापस अपने कामों पर आ चुके हैं, जा चुके हैं। जैसे हम लोग आ चुके हैं, वैसे मंडे से हम तो आ चुके थे, लेकिन फिर भी लोग, बहुत सारे लोग छुट्टियों पर थे, एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा छुट्टियां ली और ये हो जाता है कि ईद की छुट्टियों के साथ साथ जो हमारी मंथली या सालाना छुट्टियां बन रही होती हैं, तो हम कहते हैं यार एनो भी ले लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और यकीनन बहुत ही एंजॉय किया। वो वाली इंजॉयमेंट नहीं थी, गैदरिंग वाली इंजॉयमेंट नहीं थी, लेकिन यार अपनों के साथ जब हम मिलते हैं अरसे बाद, ये परदेसियों के लिए बात मैं कह रही हूँ स्पेशल, जो दूर रहते हैं, तो फिर उनका जो मिलने का होता है और या उनकी सोच होती है यार जाएंगे, अम्मा अब्बा बहन भाई, ठीक है, वो वाली बात नहीं रही। मैं कहती हूँ अब वो रिश्ते भी नहीं रहे, लेकिन अपनी माओ से और बाप से मिलने की जो मैं कहती हूँ इंतज़ार होता है, वो शायद उसका इजहार बहुत सारे लोगों ने किया। मदर डे था पिछले दिनों में और बहुत सारे लोगों ने अपनी अम्मा की जो बुजुर्ग बन चुकी थी माशाल्लाह, उनकी पिक लगाएं। कुछ की हयात थी, कुछ की नहीं थी, कुछ ने दुआएं दी, कुछ ने अपनी माँ की ज़िंदगी के लिए दुआएं की। तो इससे अंदाज़ा मुझे हुआ कि वाकई कोई भी रिश्ता बदल जाए, माँ का रिश्ता कभी ही नहीं बदल सकता। अच्छा, आज सुबह सुबह आज क्या हुआ जरा मैं बता दूं। सुबह सुबह आके यही डिस्कस हो रही थी। हमारे प्यारे सीनियर रिपोर्टर हैं बिलाल नियाजी हैं, जिनको आप देखते रहते हैं, बड़े डिवोटेड हैं, बड़े काम में अपने मैं कहती हूँ पाबंद भी हैं और वक्त पर आते हैं हमेशा। तो यार सुबह जब मैं उठी तो मैसेज देखा कि आया हुआ है और डिलीट किया हुआ था, जनाब जी गायब हो गया मैसेज। तो कुछ 1 बजकर कुछ टाइम था जब इन्होंने रात को मैसेज किया और मैं सो रही थी यकीनन। तो मैं सोचने लग गई यार क्या होगा मैसेज और क्यों डिलीट किया होगा और क्या वजह होगी। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, सुबह जाएंगे तो जनाब पहले न्यूज़ रूम में जाऊंगी, उनसे पूछ लूंगी यार बिलाल भाई क्या मैसेज ऐसा रात को किया। अच्छा जब मैं पहुंची तो बिलाल भाई फ़ोन पर बिजी थे और अलिशबा बैठी थी, हमारी दूसरी रिपोर्टर बैठी थी। तो मैंने कहा यार ये बिलाल भाई ने मैसेज किया, कहते आपको भी किया। मैंने कहा मुझे भी किया। तो इसका मतलब है बिलाल भाई ने सबको किया। वो कहती हैं तो बिलाल क्योंकि बिजी थे फोन, मुझे कहती है बिलाल ने सबको किया और फिर एहसास हुआ कि नहीं करना चाहिए था। तो सब ने ये जाकर और ये सब पूछ रहे थे और कहती मैंने भी यही सवाल किया। तो कभी कभी किसी चीज के बारे में हम जानने के हवाले से क्रेज हो जाता है, यार इसने क्या मैसेज ऐसा किया था, इसको डिलीट करने की क्यों जरूरत पेश आ गई। हालांकि होता है, हम खुद कभी कभी कुछ लिख बैठते हैं और फिर हम यार ये नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया मैसेज। तो यार ये डिलीट का एक ऑप्शन होता है तो उसको डिलीट किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि नजर आ रहा होता है कि किसी ने जनाब हटा दिया मिटा दिया, तो ये चीज हमें लग रहा होता है यार इस पे। अब क्रेज की जब बात करते हैं तो क्रेज खत्म हो गया स्टूडेंट्स का। जी बिल्कुल, बोर्ड ने अनाउंस कर दिया, हुकूमत ने भी अनाउंस कर दिया जी, बोर्ड के एग्जाम होने जा रहे हैं, है ना। अब क्रेज खत्म हो गया। यही होता है बात, जब नहीं पता होता तो फिर हम सुकून से फिर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, मजे से बैठे। तो ये स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, लेकिन अब स्टूडेंट को जब पता चला कि एग्जाम बोर्ड के होने जा रहे हैं तो स्टूडेंट का क्या हाल है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा भतीजा मुझे कहता है तो भुप्पो कुछ हो नहीं सकता, कुछ करे भुप्पो, कोरोना तो गया नहीं है पर। तो मैं इतनी हंस रही थी उसके लाओबालीपन पे, भुप्पो कुछ करे भुप्पो, ये हो गया वो हो गया, क्यों हो रहे एग्जाम। तो यार क्या हो गया स्टूडेंट्स को, यार होने तो है एग्जाम, और क्यों हो गए इस तरह के स्टूडेंट्स, आज इस पे हम बात करने जा रहे हैं। क्या हम लोग भी ऐसे थे? नहीं थे, है ना। हमें लगता था कुछ एग्जाम अगर हमारे दूर चले गए तो हम कहते थे यार नई डेट आगे हो गई तो हम अगली क्लास में प्रमोट लेट होंगे, हमारे जहन में आता था। लेकिन आज के बच्चे प्रमोट हो ना हो कोई फर्क नहीं है, हम तो खुश हैं पबजी के साथ। तो हमारे साथ हैं आज के गेस्ट, आज हम उनके साथ भी बड़े खुश हैं, बहुत सारी बातें होने जा रही हैं। प्रोफेसर मियां मोहम्मद नवाज हैं हमारे साथ, जो कि चेयरमैन रहे हैं तलीमी बोर्ड मुल्तान के। इनको वेलकम, खुश आमदीद करेंगे। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक ठाक। बच्चों के लिए तो आपने परेशानी ही परेशानी पे परेशान हो गए सारे बच्चे। पबजी तो अब खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा उनको ना। बच्चे तो देखें इतने परेशान हो गए हैं कि बच्चों ने तो इस पे बोर्ड के गेट पे आके स्ट्राइक भी की अच्छा, है। ये भी हुआ? जी ये भी हुआ है। अच्छा कि जी हमारा इम्तहान भी दूसरों की तरह ऑनलाइन लिया जाए और हम फिजिकल एग्जाम जो है वो नहीं देना चाहते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि बच्चों में कितना के शौक रह गया है पढ़ने का।
تو ایسا پہلے تو ہم کہتے ہیں کیوں ہوا, پھر میں شیڈول پہ بھی بات کروں گی, تھوڑا آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا, کیونکہ ہر چیز کا ایک کریز ہوتا ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کریز قائم رہے, تھوڑا اتاولے ہوں اسٹوڈنٹ, جاننا چاہیں پیرنٹس کیا ہونے والا ہے, تو صبر آہستہ بات کرتے ہیں ہم, آہستہ آہستہ آپ سے جانتے ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ کیوں ایسا ہو گیا, اسٹوڈنٹ ایسے کیوں بن گئے ہمارے؟ اس کی اصل میں تو آپ کو پتا ہے کہ حالات پوری دنیا میں ایسے ہو گئے کہ مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی گورنمنٹ کو یہ سٹیپ لینا پڑا کہ تعلیمی ادارے بند ہو جائیں. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتی. بالکل ایسے جیسے کرونا سچویشن ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. بالکل. اور ڈیفینیٹلی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی صحت پہلے عزیز ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بالکل. صحت ہوگی تو باقی کام بالکل ہوتے رہیں گے, صحت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا. لہٰذا گورنمنٹ کو مجبوراً یہ کرنا پڑا کہ جی تعلیمی ادارے بند کیے جائیں. پہلی بار کیونکہ کرونا کے کیسز نکل رہے تھے نا, بہت سارے ٹیچرز تھے جن کو کرونا ہوا, پھر بچوں میں, اچھا بچوں میں اتنی ریشو نہیں تھی, لیکن اس تیسری لہر میں بچوں میں بھی ریشو سننے میں آئی. بچوں میں بھی ریشو, یہ جو تیسری لہر ہے اس میں تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کل مطلب پریشان بھی ہوا اس بات پہ کہ انڈیا میں 50 کے قریب ایک یونیورسٹی کے پروفیسرز جو ہیں 50 وہ کرونا سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر ہے ان حالات میں اگر آپ اچھا ڈیسیجن نہیں لیتے تو میرا خیال ہے کہ سارا برڈن جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر آتا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کا یہ سٹیپ ڈیفینیٹلی خوشی سے نہیں تھا, یہ بالکل مجبوراً تھا. اور مجھے یاد ہے کہ شفقت محمود صاحب نے اس پہ بڑا ریزنمنٹ اور اس نے کہا کہ میں بہت مجبوراً یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ جی ادارے جو ہیں وہ ہم بند کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ بچوں میں کرونا کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے ان حالات میں ظاہر ہے جب سکول تقریباً 8 مہینے پچھلے سال بند رہے, آپ کو یاد ہوگا 15 مارچ کو کرونا کی وجہ سے بند ہوئے, پھر تھرو آؤٹ بند ہی رہے. درمیان میں 1-2 دفعہ گورنمنٹ نے کوشش بھی کی کھولنے کی کہ کھولیں, لیکن وہ پھر آپ کو پتہ ہے حالات ایسے تھے کہ نہیں. تو اس وقت گورنمنٹ کو مجبوراً یہ ڈیسیجن لینا پڑا کہ جی فرسٹ ایئر کے بچوں نے اور 9th کے بچوں نے تو چونکہ پڑھا ہی نہیں ہے, بالکل ان کا تو سلیبس ہی کمپلیٹ نہیں ہوا, بالکل تھوڑا تھوڑا انہوں نے پڑھا تھا. لہذا گورنمنٹ کو مجبوراً یہ سٹیپ لینا پڑا کہ جی 9th اور فرسٹ ایئر کو پروموٹ کر دیا جائے اور 10th اور سیکنڈ ایئر کے ایگزام لے لیے جائیں. لہذا پچھلے سال تو مجبوراً اب کرنا پڑا. ٹھیک ہے, اور آپ کہا کہ اب ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوگی ہر حال میں. اس کی وجہ ایک تو کرونا کی سچویشن الحمدللہ اب بہت بہتر ہو رہی ہے, ٹی وی پہ بھی آپ نیوز بھی دیکھتی ہیں. اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال امتحان نہ لینے کا ایفیکٹ جو ہے وہ بہت برا ہوا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دوسری رائے نہیں. آپ بھی مختلف لوگوں سے ملتے ہیں, میں بھی بورڈ میں سارا دن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, تو ہر ٹیچر, ہر پروفیسر, ہر پرنسپل, جو بھی ایجوکیشنسٹ ہے وہ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ ایگزام نہ لینے کا فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ بچوں میں بالکل پڑھنے کا ٹرینڈ ختم ہو گیا, انہوں نے کتابیں چھوڑ دیں, حتیٰ کہ بچوں کو یہ نہیں پتا بھی ہماری بکس کدھر ہیں اور بیگز کدھر پڑے ہیں. وہ سارا دن موبائل لے کے, کمپیوٹر لے کے, اور پیرنٹس کے فون آ رہے ہیں کہ جی یہ آپ امتحان نہیں لے رہے تو یہ تو ہمارے سر پہ ادھر عذاب مسلط ہوا ہے. اچھا, اسٹوڈنٹ آگے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں, پورا سال اکثر اسٹوڈنٹ نہیں پڑھ رہے ہوتے, لیکن ایگزام کا ایک ڈر, خوف ایسا ہوتا ہے کہ یار پروموٹ نہیں ہوں گے ہم لوگ, اور اس میں اسٹوڈنٹ ضرور پڑھتے ہیں. بالکل پڑھتے ہیں. ان کو چاہے 15 یا 20 دن یا مہینہ پہلے مل جائے ٹائم, تو وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہم کر ہی لیں. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا. تو اب جب میں نے بات کی, جیسے میں بتا رہی تھی کہ میرے بھتیجے کی جب بات ہوئی پھپھو یہ ہے, تو میں نے پوچھا تم نے پڑھا, میں نے ایسے سوال اس سے کیا, تو ہاں پھپھو ہم تو 3 مرتبہ اپنا جو ہے سلیبس ختم کر چکے ہیں. میں نے کہا تمہیں تو ٹینشن بھی نہیں ہونی چاہیے, جب بھی ایگزام ہوں گے تو آپ لوگ پریپیئر ہونے چاہیے. بالکل بالکل. پچھلے سال تو اسٹوڈنٹس کے پاس یہ بھی ایک بہانہ تھا نا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ادارے بند ہو گئے, گورنمنٹ نے کہا جی ابھی 2 مہینے بند ہیں پھر کھول دیں گے, پھر وہ کھل نہیں سکے,
तो फिर गवर्नमेंट को ऑनलाइन के जी शुरू करवाएं, लेकिन वो आपको पता है टेक्नोलॉजी का यूज हमारे मुल्क में इतना था नहीं, तो वो ऑनलाइन भी शुरू करते करते कई महीने लग गए और बहुत सारे इदारों ने कहा जी हमारे पास तो ये फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ कि जी वहां तो टेलीफोन ही नहीं है, वहां मोबाइल ही नहीं है, तो कहां से करें। लेकिन फिर जब गवर्नमेंट ने जोर दिया और लोगों को भी रियलाइज हो गया कि हमें इस तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल मैं कहता हूँ वो लोग कंजर्वेटिव, इवन हमने जिंदगी में कभी ऑनलाइन पढ़ने का सोचा नहीं था, ना पढ़ाने का सोचा था। हम तमाम उम्र फिजिकल पढ़ाते रहे और क्लास पढ़ा के ही एंजॉय करते रहे। लेकिन अब मेरे जैसे लोग जो टेक्नोलॉजी से कोई इतने ज्यादा वो खुश भी नहीं थे, क्योंकि हम तो वही पुराने लोग हैं। कितनी मुश्किल हुई आप लोगों को भी? मुझे बिल्कुल, मुझे खासी मुश्किल, और मुझे बकायदा समझना पड़ा, मुझे सीखना पड़ा कि ऑनलाइन क्लास कैसे पढ़ानी है, इसको पढ़ाने का क्या तरीका है, तो मुझे बकायदा सीखना पड़ा। लिहाजा इस वजह से भी गवर्नमेंट अब डिटरमिन्ड है कि हमने एग्जाम लेने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन फैसिलिटी ऑलमोस्ट लोगों को दी। और अभी मैं चूंकि एफिलिएशन के लिए इधर उधर मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजेस में विजिट करता हूं, तो मैं जहां भी जाता हूं मैं उनसे दो बातें जरूर पूछता हूं कि यार आप मुझे ये बता दें कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो वो मुझे बकायदा चेक करवाते हैं कि ये देखें जी यहाँ हमने अपना सारा ऑनलाइन सिस्टम लगाया हुआ है और ये देखें हमारे टीचर भी आए बैठे हैं। तो चूंकि इस दफा क्लासेस बिल्कुल हुई, ऑनलाइन हुई, कुछ अरसा फिजिकल भी हुई, और ज्यादातर मैं दूसरा सवाल लाजमी पूछता हूँ कि जी आपका सिलेबस खत्म हो गया? ये बात मैं पूछने वाली थी कि सिलेबस मुख्तसर कर दिया गया होगा, पहले से बहुत सारी चीजें जो है कम कर दी गई होंगी जो रूटीन वाइज हुआ करती थी, तो अब इस पे तो वो आपको याद होगा कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 40% सिलेबस भी कम कर दिया। ठीक है। ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम बना दिया, जिसे हम स्मार्ट सिलेबस भी कहते हैं, और वो पहले से खासा कम था। तो फिर ऑनलाइन क्लासेस भी हुई, कुछ अरसा दरमियान में फिजिकल भी हुई। तो तकरीबन 99% इदारों का जवाब यही होता है कि जी हमने सिलेबस भी खत्म करवा दिया है और हम ऑनलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं। लिहाजा आप अगर एग्जाम लें तो हमारे बच्चों को और हमें कोई एतराज नहीं। अच्छा, अब हम बच्चे कहते हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासें ली हैं तो हमारे जो है टेस्ट भी ऑनलाइन हुए, तब एग्जाम भी बोर्ड के ऑनलाइन होने चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये अभी जो शुरू में मैंने आपसे कहा कि बच्चों ने आके रोला डाला कि जी हमारे एग्जाम ऑनलाइन लें, और ऑनलाइन भी मतलब इदारे में आके नहीं, घर बैठ के देंगे हम, ये भी नोट करें। यानी उसका दूसरा पॉइंट ये था, मतलब कुछ इदारों ने जैसे यूनिवर्सिटी ने कहा कि जी हम ऑनलाइन लेते हैं लेकिन आप ऑनलाइन यहीं आके दें, तो उन्होंने कहा नहीं जी ऑनलाइन इधर आके नहीं देना हमने, अभी हम घर बैठ के देंगे ऑनलाइन और अपनी मर्जी से देंगे। वर्क एट होम हो गया। बिल्कुल, वर्क एट होम। तो बात ये है कि ऑनलाइन जो है, एक तो बोर्ड के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि जी वो इतने बड़े लेवल पे देखें। जी आप सिर्फ 9th के स्टूडेंट देखें कि पूरे चारों डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं और वो इलाके भी वहाँ हैं। यानी आप देखें जहाँ मुझे गाड़ी पे जाते हुए 6 घंटे लगे हैं, तो मुझे बताएं वहाँ के बच्चे को ऑनलाइन फैसिलिटी वहाँ कैसे मिलेगी? है ही नहीं, सीधी बात है। मतलब आप बड़े सिर्फ असल में हम लोग सिर्फ बड़े शहरों की बात करना शुरू कर देते, गांव और उनको हम वो नहीं करते। ऐसी बात नहीं है, बोर्ड के पास ये फैसिलिटी है नहीं कि वो इतने लोगों का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन ले, ये बोर्ड के पास फैसिलिटी नहीं है। दूसरी बात ये है, ऑनलाइन हमारा मिजाज नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है। देखें मैं हमेशा एक बात सरेआम कहता हूं कि क्लास में टीचर डंडा लेके खड़ा होता है, उसके बावजूद स्टूडेंट नकल करने से बाज नहीं आते। और बोर्ड में आप देखें फिजिकल में कितने हर साल UMC बने हुए होते हैं। तो अभी आप मुझे बताएं जब इन लोगों का ऑनलाइन लेंगे और वो भी घर से, वर्क एट होम वाली पॉलिसी, तो फिर वो कैसा होगा तो आप खुद अंदाजा लगा लें, मतलब उस एग्जाम की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। कोई खुशखबरी नहीं है भाई, बिल्कुल बिल्कुल ये आप स्टूडेंट को बिल्कुल में रखें आप लोग। मेरे भी हाफ पे इनको क्लियर कर दें, क्योंकि आपकी बात जरा ज्यादा गौर से सुनते हैं कि ये एग्जाम फिजिकल होने हैं, ठीक है, और पेपर सबको देने पड़ेंगे, और पेपर भी सबसे मुराद है 10th भी देगी, 12th भी देगी, 9th भी देगी और फर्स्ट ईयर भी देगी। कोई प्रमोशन शेड्यूल उल्टा नहीं हो गया? पहले 9th शेड्यूल बिल्कुल उल्टा नहीं हुआ। शेड्यूल ये है कि इस दफा हम लोग जो हैं वो 10th पहले ले रहे हैं। हाँ यही तो बात है, पहले 9th में हो। नहीं, पहले भी 10th ही होता। अच्छा पहले 10th। हाँ ये है कि 10th के बाद 9th होता था। हाँ अभी हम 10th के बाद सेकंड ईयर लेंगे।
ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ سیکنڈ ایئر کی بیس پہ لوگوں نے پروفیشنل اداروں میں ایڈمیشن لینا ہے, MBBS میں جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, اپنا اس میں انجینئرنگ میں جانا ہے. تو اس لیے یہ تھوڑا سا ہم نے چینج کیا ہے کہ سیکنڈ ایئر پہلے لے لیں تاکہ ان کی مارکنگ جلدی ہو جائے اور ان کا رزلٹ جو ہے وہ جلدی اناؤنس کر دیا جائے. یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لے, آن لائن کلاسز شروع ہو جائیں. آپ دیکھیں 9th اور 11th کا تو ایشو ہے نہیں نا. دیکھیں ان کا ایگزام اگر 15 دن لیٹ بھی ہو جائے نا تو دیکھیں 9th نے تو آگے 10th میں پروموٹ ہی ہونا ہے, انہوں نے تو کہیں ایڈمیشن نہیں لینا. فرسٹ ایئر نے سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہونا ہے, انہوں نے کہیں ایڈمیشن تو نہیں لینا. اس وجہ سے پھر بورڈ نے اس کو تھوڑا سا یعنی اس طرح کا ڈیسیجن لیا. ایگزام کا شیڈول کیا ہے, کیا سلیبس کے ساتھ ساتھ کچھ سبجیکٹ میں بھی کمی ہے یا پورے کے پورے سبجیکٹ کے ایگزام ہونے والے ہیں؟ پورے کے پورے سبجیکٹ کے ایگزام ہونے والے ہیں. یہ جو درمیان میں کچھ لوگوں نے ایسے ہی فیس بک پہ اور ادھر ادھر مطلب اڑا دیتے ہیں, تو آج کل سوشل میڈیا کا یہ مطلب فائدہ جہاں ہے وہاں نقصان بھی یہ ہے کہ مطلب بلا وجہ لوگ بیٹھے اس پہ مختلف افواہیں جو ہیں وہ اڑاتے رہتے ہیں. اچھا, اب اسٹوڈنٹ ایک افواہ پہلے پڑھتا ہے, آدھے گھنٹے بعد ایک اور آ جاتی ہے, آدھے گھنٹے بعد ایک, وہ بیچارہ بیٹھا ٹینشن میں کہ ان میں سے درست کون سی بات ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, لوگ ہمارے IT میں اتنے ماہر ہیں اسٹوڈنٹس آج کل کے, وہ باقاعدہ بالکل بورڈ کی طرز کا ایک نوٹیفیکیشن بنا کے باقاعدہ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ ہے. اور یہ تو نوٹیفیکیشن تو عام ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ بعض ایسا بھی ہوا ہے کہ مطلب اتنا ماہرانہ انہوں نے وہ بنا کے لگایا ہے کہ مجھے بورڈ کے بندوں کا فون آ گیا کہ میاں صاحب یار یہ ایک نوٹس آیا ہے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو مطلب اس سے آپ اندازہ لگائیں, ابھی PBCC کی میٹنگ نہیں ہوئی عید کے بعد. اس ہفتے میں پروبیبلی سیٹرڈے فرائیڈے کو متوقع ہے کہ ہوگی. تو امید ہے کہ اس میں فائنل ڈیسیجن ہو جائے گا کہ ایگزام کی ڈیٹ کیا ہوگی. لیکن میں اپنے بہاف پہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی تیاری بالکل فل رکھیں, اور ایگزام ان کے ڈیفینیٹلی 15 جون کے بعد اور جولائی میں ہونے ہیں. یہ کنفرم ہے. مڈ آف جون سے سٹارٹ ہو سکتے ہیں, 18 جون کے بعد کہا جا رہا تھا. بالکل 18 جون مطلب کوئی بھی ڈیٹ ہو سکتی ہے, اور جولائی یہ مہینے 2 فکس ہو گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے, آپ کے ایگزام کے لیے, اور تیاری پکڑ لیں. بالکل. ابھی بھی کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا, تو یہ لائلمی نہیں, یہ بالکل آج کل کے زمانے میں مجھے ابھی لوگ آ جاتے ہیں, جیسے ایک ادھر بورڈ میں ایک اسٹوڈنٹ آ گیا کہ جی وہ میں داخلہ اب بھیجنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی داخلے تو ختم ہوئے, کب کی ڈیٹ یار ختم ہو گئے. تو اس نے آگے سے بڑے معصومانہ انداز میں کہنے لگا وہ جی مجھے پتہ نہیں چلا. میں نے کہا یار بات سنو, آج کل کے زمانے میں اگر کوئی بندہ یہ کہے مجھے پتہ نہیں چلا تو میں معذرت خواہ ہوں, پھر میں تمہاری تعریف تو نہیں کر سکتا یار. آج کل کے زمانے میں تو بھائی ایک ایک منٹ کی خبر یار, ٹی وی, میڈیا, اخبار, سوشل میڈیا اور واٹس ایپ پہ گروپس بنے ہوئے ہیں جن میں دھڑا دھڑ چیزیں شیئر ہو جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بات تم نہ کہو کہ مجھے پتہ نہیں چلا, باقی اور جو بھی ریزنز ہیں جس وجہ سے تم لیٹ آئے ہو تو وہ بات کرو. تو اس لیے کوئی اسٹوڈنٹ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے پتہ نہیں چلا, مجھے علم نہیں تھا, مجھے ٹائم پہ نہیں بتایا گیا, مجھے فلان. یہ بالکل یہ لیم ایکسکیوزز ہیں, بالکل ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. بورڈ کے فنکشنز کیا کیا ہیں, کچھ اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے. اصل میں بورڈ جو ہے یہ بنیادی طور پہ باقاعدہ ایک ایکٹ کے تحت, یہ ایکٹ نمبر 13 تھا 1976 میں, جس کے تحت گورنمنٹ نے بورڈ قائم کیے. اور اس وقت بورڈ جو ہے وہ ڈویژن لیول پہ قائم تھے. بورڈ قائم اس لیے کیے گئے تھے کہ ایک ایسی ایکسٹرنل ایگزامننگ باڈی ہونی چاہیے جو بچوں کی اسیسمنٹ کرے کہ سکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے. یعنی گورنمنٹ کے پیش نظر اس وقت یہ تھا کہ چونکہ سکول میں ٹیچر پڑھاتے ہیں, اگر ایگزام سکول لے گا تو ڈیو ٹو سرٹن ریزنز فیورٹزم ہو سکتی ہے, سفارش آ جاتی ہے, نقل لگ جاتی ہے, اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ سکول اپنی پوزیشن شو کرنے کے چکر میں مطلب 2 نمبری کریں گے. تو اس میں کوئی شک بھی نہیں, ایسا ہوتا بھی ہے. اس کے بعد کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, وقت ہو گئے, وقفے پہ واپس آتے ہیں اور جانتے ہیں مزید بورڈ کے
बोर्ड क्या क्या कर रहा है, किस तरह वर्कआउट करता है, किस तरह इससे फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, टीम में जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और आज बात हो रही है, थोड़ी पढ़ी लिखी बातें हो रही हैं। वैसे तो रोज़ करते हैं हम, लेकिन जब तालीम की बात की जाती है तो फिर पढ़ी लिखी बातें हो जाती है। तो बात हो रही थी वक्फे से पहले बोर्ड के फंक्शन क्या क्या हैं, और इसका वही बात हो रही थी कि स्कूल अपने कहते हैं गुडविल के लिए या अपनी समझ लें कि शोहरत के लिए, शोहरत के लिए, हाँ, अपने कि जी हम बड़ा पढ़ा रहे हैं। तो फिर अच्छा एक बात जिस पर अक्सर एतराज अब शुरू हुआ वो ये हुआ कि बोर्ड में नंबर बहुत ज्यादा आने लग गए। इतने बोर्ड में नंबर हम लोगों के नहीं आते थे, 5 नंबर कम, 2 नंबर कम। तो ये क्यों हुआ, ये कैसे होने असल में उसकी वजह ये है कि पहले जो एग्जाम होता था वो कॉम्प्रिहेंसिव होता था। और ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि अब गवर्नमेंट दोबारा फिर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम पे आ रही है। ठीक है, ठीक। हमारे जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं राजा यासर हमायूं, तो वो चूंकि खुद बाहर के पढ़े हुए हैं तो वो आजकल बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि कॉलेज लेवल पे जो एग्जाम होता है ना जी, और स्कूल पे भी जाहिर है जब एक अप्लाई होगा कि वो फिर कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड होना चाहिए। उसकी वजह ये है नंबर इतने ज्यादा, हम खुद हैरान होते हैं कि मतलब 1100 में से 1083 मार्क्स 95, मतलब ये अब कोई बात नहीं बनती। 96 नंबर, 97 नंबर, 3 नंबर कम होते। अल्लाह, इतने लाइक 5 स्टूडेंट पहले कहाँ थे, अब कहाँ से निकल आए, हम भी नहीं थे। और अब जब उनकी बात करते हैं जॉब की या इंटरव्यू की तो फिर वहाँ जाके नहीं फ्लॉप हो जाते हैं। आगे बिल्कुल बिल्कुल, इसका तो अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि ये जो लेक्चरर फीमेल के टेस्ट हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन में, लेक्चरर फीमेल का, तो आप सिर्फ म्यार का अंदाजा यहाँ से लगा लें और नंबर देख लें। अभी आपने खुद बताया भी कितने होते हैं। तो लेक्चरर फीमेल केमिस्ट्री का पीपीएससी में जब टेस्ट हुआ तो लेक्चरर की पोस्ट 100 थी और गालबन कोई 12,000 या इससे ज्यादा कैंडिडेट थे। ठीक है। रिटन टेस्ट सिर्फ 85 ने क्लियर किया। ओए होए, इंटरव्यू तो मतलब अगला स्टेप आना था ना। यानी 100 सीट्स हैं और सिर्फ रिटन में 85 स्टूडेंट्स क्लियर। इससे आप अंदाजा लगा लें कि नंबर आने में और उसके म्यार में कितना बड़ा गैप आ गया है। उसकी वजह क्या है कि हमने सिस्टम ऐसा बना दिया कि अब बच्चा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर लिखना है, वो रट्टा मार लेता है, याद कर लेता है, लिहाजा नंबर उसे पूरे मिल जाते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती। तो क्रिएटिविटी पहले भी क्या क्लियर किए जाते थे? देखिए थ्योरी इतनी ज्यादा पढ़ाई जाती है, फिर अच्छा थ्योरी पढ़ाई जाए, मैं जानती हूँ कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर कहा ये नहीं जाता कि आपने जो क्लियर हुआ आप वो लिखे, ये भी नहीं कहा जाता जो बुक में है आपने वही लिखना। बस यही बात है ना, यही तो बात यही बात है कि जी आप बुक वाला लिखें। अच्छा, अब बुक वाला स्टूडेंट रट्टा लगा लेगा, जाहिर है जब वो एन बुक वाला रिप्रोड्यूस कर देगा तो आप मजबूर हैं उसको नंबर देने पे। आप कैसे कहेंगे कि मैं नंबर नहीं देता? इसी वजह से नंबर ज्यादा आते हैं। इसलिए अब गवर्नमेंट वापस इस बात के ऊपर 2 स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है कि एक एग्जाम कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड किया जाए ताकि ये जो भाग दौड़ है नंबरों वाली ये खत्म, और एक ये जो नंबरों वाला सिलसिला ये भी खत्म करने लगे। ठीक है। अच्छा, बोर्ड के फैसले या डिसीजन कौन लेते हैं या किसको अथॉरिटी है, कुछ इस हवाले से भी आगाह की? बिल्कुल, बोर्ड जिस तरह मसलन पंजाब के 9 बोर्ड हैं और 1 बोर्ड आजाद कश्मीर है, तो ये 10 बोर्ड हो गए। ठीक है। तो इनकी अपनी एक फिर पीबीसीसी उसे कहते हैं, पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन। ठीक है। तमाम फैसले पीबीसीसी में होते हैं और वो हर बोर्ड के ऊपर अप्लाई होते हैं। इसी तरह सिंध की अपनी है, केपीके की अपनी है, बलोचिस्तान की अपनी, और फिर तमाम मुल्क के जो बोर्ड्स हैं उनकी भी एक बॉडी है, उसे आईबीसीसी कहा जाता है। ठीक है। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन। ठीक है। जिनके जो अजलास हैं वो रेगुलरली होते हैं। तो जो पूरे मुल्की लेवल पे फैसले होने होते हैं वो आईबीसीसी में किए जाते हैं और वो फिर पूरे मुल्क के बोर्ड्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। यानी अब ये नहीं हो सकता कि मुल्तान बोर्ड अपना कोई डिसीजन करके बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। तो जो इसीलिए वो स्टूडेंट आजकल अक्सर ये भी सवाल करते हैं कि सर ये जो मुल्तान बोर्ड में ये है तो क्या लाहौर बोर्ड में भी ऐसे ही होगा? तो वो मैं फिर उन्हें यही कहता हूँ कि देखो किसी एक बोर्ड का फैसला नहीं होता। जो बात मुल्तान बोर्ड कह रहा होता है वो पूरे पंजाब के बोर्ड के ऊपर लागू
होती है और वो तमाम पंजाब बोर्ड्स जो हैं वो उसके ऊपर ये फैसला एक ही होता है और वो PBCC लेवल पे होते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह 30 साल हो गए हैं आपको एज ए टीचर, केमिस्ट्री टीचर जो है पढ़ाते हुए, और अब माशाल्लाह चेयरमैन बने आप और एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट संभाली आपने, तो अब ये वाली जिम्मेदारी भारी है या वो वाली जिम्मेदारी जो है, वो कहते हैं ना होला, उससे थोड़ा जरा बताएं कौन सी जिम्मेदारी जो है वो किस में ज्यादा हैप्पी थे? मैं ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात ये है कि असल में तो आप देखें हर जॉब की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ। टीचिंग नो डाउट के लोग समझते हैं जी टीचिंग आसान है, मैं समझता हूं कि टीचिंग किसी के दिमाग में घुसने का नाम है। बिल्कुल, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30 इयर्स पढ़ाया तो बहुत अच्छा पढ़ाया। फिर मैं मुख्तलिफ कॉलेजेस में प्रिंसिपल भी रहा, मिल्लत कॉलेज मुमताज़ाबाद में प्रिंसिपल रहा, मियाँ चन्नू कॉलेज में प्रिंसिपल रहा, यहाँ एमरसन कॉलेज जो कि अब एमरसन यूनिवर्सिटी बन गया, तो वहाँ मैं वाइस प्रिंसिपल भी रहा, फिर प्रिंसिपल भी वहाँ पे जाके रुक गई आप? क्या वजह क्या? माशाल्लाह, अल्लाह आपको आपके मतलब दराज करे, क्या है कहीं जाके माशाल्लाह रुक गए आप? बस मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का बड़ा करम और उसकी बड़ी मेहरबानी है कि उसने बहुत अच्छी सेहत दी माशाल्लाह। और मैं बल्कि चलें आपने ये सवाल पूछ ही लिया है तो मैं दूसरों से भी ये बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कैसे इतने, तो मैं आपको ये बताऊँ कि सेहत का राज जो है वो कम खाने में। ये बिल्कुल मतलब जो लोग ये चाहते हैं कि वो सेहतमंद रहें, फिट रहें और मतलब अच्छा मतलब एक्टिव रहें, फुर्तीले रहें, एक्टिवनेस हो, तो उन्हें चाहिए कि वो कम खाएं। अच्छा ये बात मुझसे पूछी जाती है, तुम खाती नहीं हो, तुम देखती हो तो ये है, तो मैं यही कहती हूँ यार मुझे ज्यादा खाने की आदत नहीं है, तो जितना आप ज्यादा खाएंगे ओबेसिटी तो होगी, यकीनन मोटापा भी आएगा। बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल लिमिट होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरे नजदीक मतलब आप मसाइल इसी तरह से टेंशन मतलब मैं नहीं लेता। अच्छा गुड, बिल्कुल मेरा एक बड़ा सिंपल असूल है जिंदगी फार्मूला। देखें आप सीट पे बैठे हैं तो प्रॉब्लम आपके सामने ही आने हैं। हाँ। बोर्ड का प्रॉब्लम मेरे सामने आएगा ना। बिल्कुल। अच्छा अब प्रॉब्लम का हल ये नहीं है कि मैं बैठा उस पर टेंशन लेके बैठा रहूंगी, प्रॉब्लम का हल ये है कि आप उससे रेलेवेंट बंदों को ऑन बोर्ड लें। ठीक है, गुड। उससे रेलेवेंट बंदों को ऑन बोर्ड लें, आप उस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करें, उसका हल तलाश करें और जो उसका सबसे बेहतरीन पॉसिबल हल हो आप वो हल कर लें, ना कि आप उसके ऊपर बैठ के 10 दिन बैठे आप टेंशन लेके बैठे रहें तो क्या प्रॉब्लम हल हो जाएगा? नहीं, प्रॉब्लम तो हल तभी होना है जब वो हल होना है। अच्छा ये और जब आपने करना है। ये एक बात जो मैंने नोट की है कि कुछ लोग अपने फैसले दूसरों पर थोपना चाहते हैं और फिर इस वजह से परेशानी भी आती है। बिल्कुल सही। जब आप मिल के फैसले कर रहे होते हैं तो वो टेंशन नहीं होती। वो नहीं होती। इसीलिए बोर्ड में बहुत अच्छा सिस्टम है। बोर्ड में हर काम की एक ब्रांच है। बिल्कुल। मेरे सामने एक प्रॉब्लम आता है, मैं उस ब्रांच को ऑन बोर्ड ले लेता हूँ। गुड। उनके रेलेवेंट बंदे बुला लेता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि जी ये प्रॉब्लम है और अब आप बताएं अकॉर्डिंग टू रूल्स इसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। वो मुझे उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देते हैं। फिर वो मुझे ये भी बता देते हैं कि जी इसमें आपके पास ये पावर्स भी हैं, आप इसमें अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहें या कोई फैसला मतलब तो आपके पास ये इख्तियार है। तो मैं अपने आप को भी देखता हूँ, रूल्स को भी देखता हूँ, उनको उसके बाद जो बेहतरीन फैसला होता है वो करते हैं। चेयरमैन बने हुए आपको तालीमी बोर्ड कितना अरसा हुआ? ये मैंने 17 मार्च को चार्ज लिया। ठीक है, तो वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस आपको परफेक्ट बना देते, तो अभी तो स्टार्ट है एक्सपीरियंस का, तो 1 महीना 2 दिन माशाल्लाह, तो ये सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से तो ये कितना इतना ही बनता है तकरीबन, तो कहाँ से सीखी? मैं असल में इससे पहले चूंकि मैं प्रिंसिपल भी रह चुका हूं तो मुझे कुछ ना कुछ अंदाजा है। अच्छा 2010 से ये जो मेरा हेडर है ना, ये इसकी काउंटिंग ना इधर उधर होती रहती है। 2 माह हो गए। 2 माह हो गए, ठीक है ना। तो मैं एमरसन कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा और हमारा केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट आप देखें कि एक खुद छोटे इदारे जितना बड़ा है। बिल्कुल। वहाँ मतलब हमारे पास 18 प्रोफेसर थे, 5-6 हमारे पास LA थे
तो मैं उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो मुझे मतलब अंदाजा है कि किस तरह मसाइल को हल किया जाता है। और मैं फिर वही बात कहूंगा कि मसाइल का हल ये हरगिज नहीं है कि आप उसको लेके बैठे, उस पर रोना धोना और उसको सर पे सवार कर लें। नहीं, मैंने ये देखा है कि आप मसाइल को हल करें, और अगर आप उन रेलेवेंट बंदों को ऑन बोर्ड लेके हल करेंगे, इसीलिए इस्लाम में भी आपको पता है कि मशवरे की बड़ी अहमियत है, तो आप रेलेवेंट बंदों को ऑन बोर्ड लें, काम करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, बिल्कुल स्मूथ काम चलता है। अच्छा, तो ये प्रोफेशन जो है टीचिंग, इसको आपने चूज किया? बिल्कुल, इसे मैंने कभी सोचा, केमिस्ट्री रखी, बायो, तो डॉक्टर बनने का सोचा क्या? मेडिकल में जाना चाहते थे? मैं बिल्कुल मेडिकल में जाना भी चाहता था, मेडिकल में मेरा एडमिशन भी हुआ। अच्छा। लेकिन फिर मुझे खुशकिस्मती से कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गया इस्लामाबाद, तो इसलिए मैंने फिर प्रेफर किया कि मैं वहां चला जाऊं। फिर मैंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बाई चॉइस मैं और जॉब में भी मैं बाई चॉइस आया। यानी मुझे शुरू में जॉब असिस्टेंट डायरेक्टर इरिगेशन एंड पावर मेरी सिलेक्शन हुई। एक सिंगल सीट थी पूरे पंजाब की जिस पे मेरी सिलेक्शन हुई थ्रू पीपीएससी। और मतलब मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता था कि देखो जी एक पोस्ट पे मेरी सिलेक्शन हुई। लेकिन मैं बाई चॉइस टीचिंग में आया, क्योंकि टीचिंग मेरा बहुत ही, आप समझे, मेरा एक्सट्रीमिस्ट जो शौक था वो टीचिंग। अच्छा, बहुत कम लोग आते हैं, आप ये मानते हैं? आज के बच्चों को कहें या क्लास में तो पूछे, कोई टीचर कहेगा बनना ही नहीं। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। अच्छा, जब बन जाते हैं इस प्रोफेशन को तो कहीं मजबूरी होती है, कहीं एडमिशन नहीं मिला, कहीं नंबर नहीं आया, कहीं चांस नहीं बना, अब क्या करें, बेरोजगारी है, तो टीचर ही बन जाते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो टीचर के प्रोफेशन को बाय चॉइस चूज करते हैं, नहीं मैंने टीचर बनना है। मैं तो बिल्कुल बाई चॉइस टीचर बना, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जॉब छोड़ के टीचिंग में आया। ठीक है, यानी मैं तो मतलब मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि जी चूंकि और जॉब नहीं मिल रही थी तो आप टीचिंग में आ गए। और मैं, आप देखें, टीचिंग ने मुझे इतना दिया है, आप कम से कम मेरी एक इस वक्त जो मैं अपने आप को हमेशा दोस्तों को भी और इधर उधर भी कहता हूं कि देखें, मैं टीचिंग में आया, बाई चॉइस आया, खुशी से आया, तो आज देखें मैं साउथ पंजाब का 20 ग्रेड का सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब ये ओहदा मुझे मेरी टीचिंग ने ही दिया है, और ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ये मुझे टीचिंग ने ही दी है। इसलिए मैं तो टीचिंग को समझता हूं कि इससे अच्छा शोभा दुनिया में और कोई नहीं। तो हमारे जो आज की नस्ल है जो बेरोजगारी का रोना रोती है, मेरा ख्याल है टीचर लग जाए, ट्यूशन पढ़ा लें तो कहीं ना कहीं अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस करते हैं? मैं उनके लिए यही कहूंगा, ये जो अभी शुरू में हम बात कर रहे थे कि आजकल नंबर बहुत आते हैं और क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। यही वजह है टीचर के लिए, एक अच्छा टीचर होने के लिए सबसे पहली बात ये है कि उसे अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। हाँ। और हमारे बदकिस्मती से आजकल जो नौजवान आते हैं टीचिंग में, तो उनकी सब्जेक्ट के ऊपर जब ग्रिप नहीं होगी तो वो स्टूडेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इसी वजह से स्टूडेंट फिर उनका मजाक उड़ाता है, तो वो फिर इल फील कर, वो समझते हैं यार मैं किधर फंस गया हूँ आके, तो मैं जनाब थे ये केड़ा शोभा हैगा जी। इसलिए मैं ये समझता हूँ, आपने अगर टीचर बनना है, आप ये यकीन करें, मेरी अपनी राय ये है कि इससे अच्छा शोभा दुनिया में है ही। रिस्पेक्ट कितनी है, आज इस पे बात करते हैं। हम अपने जमाने के टीचर्स को याद करते हैं और कहते हैं कि हम लोग खड़े हो जाते थे क्लासरूम में और अस्सलाम वालेकुम सर, या टीचर जो भी थी हमारी आती तो हम लोग बड़े एहतराम और अदब थे, और जहाँ भी मिल जाते तो हम लोग नजरें झुका रहे थे, अस्सलाम वालेकुम कहते फिरते थे, अस्सलाम वालेकुम टीचर्स को ना। अच्छा, तो अब के जो नौजवान है कहीं गिरबान पकड़े हुए नजर आते हैं, पिछले सालों में कितने केसेस आप आए, अब उतना नहीं आ रहे, कहीं गिरबान पकड़ा हुआ है टीचर का, कहीं जी मार रहे हैं। कुछ अर्सा पहले भी एक दही इलाके में टीचर के साथ यही कुछ हुआ, बाइक पे था, उसको डंडे से मारा गया। तो ये क्यों किया मेरे साथ, वो क्यों किया? इस तरह के स्टूडेंट आ रहे हैं, इस तरह की नस्लें आ रही हैं, इस पे बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं वक्फे में आप लोग क्या करते हैं, ये बड़ा सवाल होता है। और वैसे मैं यकीनन मैं मोहम्मद नवाज से पूछूंगी कि भाई अगर आपको लाइफ में स्पेस मिले, यानी कि पढ़ाई के अलावा क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या मसरूफियात है, कुछ इस हवाले से बताइए। मैं पढ़ाई के अलावा भी पढ़ाई ही करता हूँ। हाँ,
बस यही मेरी कहेंगे या मेरी हॉबीज में भी यही। एंटरटेनमेंट में क्या है? एंटरटेनमेंट में भी मेरा पढ़ाना ही है। पढ़ाना है? पढ़ाना है। इसी से खुश होते हैं? इसी से खुश होते हैं, रिलैक्स होते हैं? रिलैक्स होता हूँ। अच्छा। कभी भी मैंने पढ़ाई को अपने ऊपर सवार नहीं किया कि मैं ये कहूँ कि जी मैंने नहीं, मैं इसे एंजॉय करता हूँ। नहीं, आप एंजॉय करते हैं, फैमिली बेचारी कहाँ रोल गई वो फैमिली का भी तो जिक्र किया है। मेरे भाभी ने इतराज नहीं किया? नहीं, उन्हें चूंकि मेरे लाइफस्टाइल का पता है भी मैंने इस तरह, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, यानी जब बात भी होती है घर के घरेलू मामलात की तो भाभी को बस आपने अपने तालीमी शुरू कर देनी है, ये हो रहा है आजकल। मेरे एंटरटेनमेंट भी पढ़ाना ही है। अच्छा, तो पढ़ाने से ही खुश बस मुझे मतलब मेरा शौक ही पढ़ाना है। यानी शुरू से ऐसे थे आप? शुरू से मैं पहले दिन से ऐसे ही, मतलब पढ़ने में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, और अभी पढ़ाता हूँ तो भी मतलब मैं पढ़ाता हूँ तो कम से कम जब स्टूडेंट ये कहता है कि जी हमें मतलब पता चल गया है अभी क्या पढ़ाया है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कभी मूवी देखी? मूवी, कोई ड्रामा या न्यूज, क्या इंटरेस्ट क्या है इस साइड से? आजकल तो जब भी मौका मिले तो चूंकि हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज लगी होती हैं, हाँ। और कोई पता नहीं होता किस वक्त कौन सी ब्रेकिंग न्यूज आनी है, तो इसलिए आजकल तो जब भी मौका मिले तो फौरन मतलब कहता हूँ भाई यार ये जरा खबरों वाला चैनल लगाओ भाई, देखें क्या हो गया मुल्क में। ठीक है। अदरवाइज पहले जब स्टूडेंट लाइफ थी तो बिल्कुल मतलब मूवीज भी देखी हैं, लेकिन बहुत कम, और ड्रामे भी बिल्कुल देखे हैं, लेकिन वो बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, दोस्तों के साथ क्या एंटरटेनमेंट होती? आज जब जमा होते हैं तो क्या होता है दोस्तों के साथ? असल में मेरी को बहुत ज्यादा तो दोस्तियां हैं नहीं। अच्छा। मेरे चंद गिने चुने बड़े मतलब रिजर्व लिमिटेड दोस्त हैं, और ज्यादातर हम वही खाने वगैरह पे इकट्ठे होते हैं। अदरवाइज उन्हें पता होता है कि मियाँ साहब पढ़ा रहे हो। तो खाने में क्या पसंद करते हैं? वैसे खाते कम है, बता चुके हैं, लेकिन खाने में क्या पसंद है जो शौक से? खाने में तो जो भी मिल जाए। ठीक है, ये पहली बात है। ठीक है। अलबत्ता अगर मतलब मुझे बाई चॉइस पूछ लिया जाए भी आपने क्या खाना है, हाँ। तो फिर पहली बात तो ये है भी मैं खाने के साथ मीठा खाना बिल्कुल पसंद करता हूँ। अच्छा, खाना जो मतलब स्वीट डिश जरूर होनी चाहिए। हाँ। जो भी हो, मतलब कुछ भी ना मिले तो मैं फिर घर वालों से कहता हूँ कि अच्छा चलें अब चूंकि और कुछ नहीं, चले कोल्ड ड्रिंक ही दे दें, मतलब मुँह मीठा तो मतलब कुछ मीठा टॉफी टिक्की भी दे दें। बिल्कुल दे दें। अच्छा, आपका ताल्लुक दही इलाके से है? बिल्कुल दही इलाके से। शहर में आए तो कुछ अपने हवाले से बताइए, बचपन कैसे गुजरा? मैं बिल्कुल अपना मेरा ताल्लुक जो है वो मियाँ चन्नू से है। मेरे वालिद साहब प्राइमरी स्कूल टीचर थे, तो मतलब कोई बहुत ज्यादा वेल एस्टेब्लिश बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। तो उन्हें चूंकि वो टीचर थे, हाँ। इसी वजह से गालिबन उन्हें तालीम का एहसास था। ठीक। गाँव में रहते हुए मुझे याद है कि उस जमाने में हमारे गांव से मियाँ चन्नू तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, और कॉलेज सिर्फ मियाँ चन्नू में था। तो उन्होंने बकायदा फिर मतलब इधर उधर, अब उन्होंने जब देखा कि भी ये रोज शहर आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर उन्होंने मतलब नाना से डिस्कशन की और नाना को कायल किया कि भी चूंकि ये कॉलेज बहुत दूर है और मैं इन्हें लाजमी पढ़ाना चाहता हूँ, तो इसलिए आप जो है ना इनको अपने पास रखें, क्योंकि वो कॉलेज जहाँ मेरे नाना थे तो वहाँ से कॉलेज सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर था, मतलब मैं पैदल भी चला जाता था। तो इसलिए उन्होंने इस वजह से हम सबको, अब मेरी एक ही सिस्टर हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हेड मिस्ट्रेस हैं, उनकी शादी हुई है। एक छोटा भाई जो है वो गांव में टीचर है। तो मतलब वालिद साहब चूंकि खुद टीचर थे, उन्हें ये अंदाजा था, मुमकिन है कि ये मतलब उन्होंने ये देख लिया हो या उनकी सिक्स्थ सेंस ने कि भी आने वाले वक्त में वही लोग आगे जाएंगे जो पढ़े लिखे होंगे। और आज भी मैं अपने गांव में फील करता हूँ कि जो लोग पढ़ लिख गए वो बहुत आगे निकल गए हैं, और जो पहले कहते थे जी हम लैंडलॉर्ड हैं, हमारी जमीनें हैं, तो अब मुझे याद है 40 साल पहले जो मतलब बड़ा अकड़ के ये कहता था कि जी हमारे 2 मरबे हैं, अब जाके उसकी औलाद से पूछो तो उनके हिस्से में 4-4 एकड़ रह गए। तो इसलिए बेच खाया ना, बेच भी खाया, और देखिए तो आपके पास जमीन वो तो नहीं बढ़ रही, अलबत्ता वो डिवाइड हो रही है। तो डिवाइड होते होते अब वो उनके पास किसी के पास 4 एकड़ रह गए, किसी के, इसलिए मतलब मेरे वालिद साहब ने, जिसको कहते हैं वो बिल्कुल बहुत, मैं कहता हूँ आप देखें
कि मैट्रिक तक, मतलब मैट्रिक हमारे गांव में स्कूल नहीं था, तो 10 किलोमीटर दूर साइकिल पे डेली जाना, फिर वहां से डेली आना। और आप देखें गर्मियों में आना, और मैं आज भी वो याद करता हूँ कि हम जब दोपहर को मई जून में स्कूल से मैट्रिक में वापस आते थे तो रास्ते में एक और गांव आता था, तो इस कदर गर्मी होती थी और वो रेतला इलाका था, उसमें 2-3 किलोमीटर ऐसा इलाका भी था जहां आप साइकिल चला ही नहीं सकते थे, हमें मजबूरन साइकिल से उतर के पैदल चलना पड़ता था। तो मुझे अभी भी याद आता है कि हम जब वहां से स्कूल से निकल के उस गांव में पहुंचते थे, तो अब तो डेफिनेटली वो खातून फौत हो गई होंगी। मुझे अभी भी याद आता है कि हम वो चौक से जब गुजरते थे उस गांव के, तो वहां एक अम्मा बैठी होती थी, वो एक छपरे के नीचे, तो उसने हमें देखते ही उसने कहना, पुत्र आ जाओ पानी पी लो ठंडा, ताड़ी हालत देखो की हुई हैगी है। तो मतलब हमने तो इस तरह पढ़ा। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। ये बताएं जो देख रहे हैं बच्चे, पेरेंट्स, उनको आज के दिन आपकी तरफ से, मियां मोहम्मद नवाज की तरफ से क्या मैसेज जाएगा? मेरी तरफ से तो उन्हें एक ही मैसेज है कि जिंदगी कोशिश और मेहनत का नाम है। ठीक है, अगर आपको जिंदगी में कोई चीज बगैर कोशिश के मिल भी जाएगी, मेहनत के, उसकी कदर नहीं होगी। और मैंने जो फील किया कि वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होती, क्योंकि आप जिसकी कदर नहीं करेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। लिहाजा मेरा आज भी अपने तमाम स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सबको एक ही पैगाम है कि आप मेहनत की आदत डालें, मेहनत करें, और मेहनत से आप जो कुछ हासिल करते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, और उसकी फिर आपकी जिंदगी में एक अहमियत भी होती है, इम्पोर्टेंस भी होती है। वाह जी वाह, बहुत खूब बात की है। मेहनत और कोशिश से जो चीज हासिल की जाती है वाकई उसकी कदर जो है बरकरार रहती है। बिल्कुल, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं पर जाइएगा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में जो है माशाल्लाह गेस्ट आ जाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3, तो 4 आज गेस्ट है। मैं बता दूं इस सेगमेंट में हमारे साथ, और खुशी होती है जब, अब ये नहीं कह सकते बिन बुलाए हमने खुद ही बुलाया, माजरत के साथ, ऐसी बात नहीं है। तो बाज़ टाइम जो है अच्छा लग रहा होता है, दिल चाह रहा होता है यार बंदा अकेला कितना बोलेगा, कितना बात करेगा, तो कुछ लोग होने चाहिए, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, एक मुझे भी गिला है, आज मैं गिला जो है अपना, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं डिस्कस करूं, नहीं तो फिर मुझे कहा जाएगा ऐसे आपने क्यों कहा। ये सुबह सुबह मैंने आज गिला आकर किया कि हम अक्सर कहते हैं कि एंकर्स को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और हम सीख रहे हैं यार, कितने सालों से सीख ही रहे हैं। लेकिन कभी कभी अननाउन गेस्ट, इमाजत के साथ मैंने पहले भी कहा था कि मैं कुछ ऐसी बात कहूँ तो आपको बुरी लगे, आ जाते हैं, और या तो कम से कम सेलिब्रिटीज गेस्ट को कम से कम पता होना चाहिए कि इंटरव्यू कैसे होते हैं। अब देखो मेरी शामत आने वाली है, अब सेलिब्रिटी गेस्ट है और हमेशा बोलते रहते हैं ये लोग, तो मुझे इनको बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं बता दूँ। अच्छा, तो आज हम लेबर पर बात करने वाले हैं, क्योंकि लेबर कवानीन से अब आप सोचेंगे कि थोड़ा सा बड़ा सख्त सा हो रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये ऐसे मसले हैं जिन पे बात होनी है, क्योंकि लेबर इस टाइम रुल रही है। मैंने रमजान शो में भी डिस्कस किया होगा कि लेबर जो है बेचारी कहते हैं ना टेंशन में है, काम नहीं, लॉकडाउन है, और इस सिचुएशन में उनके हवाले से हुकूमत क्या कर रही है और कानून जो है उनको क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, क्या सहूलियात दे रहे हैं, या क्या उनके लिए कवानीन हैं। लेबर कवानीन के हवाले से बात करेंगे, और इस हवाले से यकीनन हमारे साथ एडवोकेट हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं ज़हूर अहमद चौधरी साहब। वेलकम, खुश आमदीद, थैंक यू, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी लगता है मैं बहुत बोल लेती हूँ, तो माजरत एक दफ़ा फिर। अच्छा, तो बात हो रही थी गेस्ट की, और हमारे साथ आर्टिस्ट हैं, तो सेलिब्रिटीज गेस्ट तो हैं ही हैं माशाल्लाह, और इनको कहने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये माशाल्लाह बहुत बहुत बोलते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। तो आज सीनियर आर्टिस्ट मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है, और इससे मुझे अच्छा भी लगता है और फ़ख्र भी महसूस होता है, यार अपने जैसे बोलने वाले तो मिल गए यार, ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे तो बोलने देंगे भी नहीं तो हमारे साथ मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट
فوزیہ شاہین، ان کو ویلکم، خوش آمدید. کیسی ہیں آپ؟ شاہینوں کی طرح اڑتی رہتی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ. بہت اچھی لگ رہی ہیں. آتے ہی میں نے کہا یار ڈریس بہت اچھا، یہ جو لگایا ہوا ہے نا یہ رنگ برنگی، یہ ہماری سرائکی پٹی کی کیا کہتے ہیں مجھے، یہ ہماری ایک کلچر بھی آ جاتا ہے اس میں. تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی لگ رہی ہیں. آج بلیک ڈے لگ رہا ہے. ساتھ جو ہمارے ساتھ ہیں ہماری پیاری جو گیسٹ سیلیبریٹی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہیں، اور بہت پرانا ہمارا ان کے ساتھ میں کہتی یارانہ ہے یار. جب روہی پرانے میں ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے، میں پروگرام کر رہی تھی، یہ بہت سے ڈراموں میں ورک کر رہی تھی، اس طرح کی ڈرامے بنا رہی تھی. تو اب بڑے سے بعد ملاقات ہوئی ہے. ملاقات پچھلے سال ہوئی تھی، 7 سال کا گیپ آ گیا. کومل ناز ہمارے ساتھ ہے. کیسی ہیں کومل؟ ہمیشہ کی طرح کومل سی اور نازک سی. کیسی ہیں کومل؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. آج بڑا ڈھیلا ڈالا رسپانس ہے یار. یہی تو بات ہے، یہی تو میں پٹ رہی تھی کہ یار ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو سیلیبریٹیز ہماری کیوں نہیں بولتی یار؟ 4 مہینے تو گھر بیٹھے تھے بولے اور تو بولنا بھول گئے ہیں بلینے کی وجہ سے. واقعی یہ ہونے تھے کہ وقت نہیں یہی ڈالی تھی سر، اتنا وقت سر زیادہ لگتا. اچھا ایک گیسٹ جو سارے حالی پردے دے پیچھو ہیں، اور کیا کریں یار یہ سلیکٹ بولن تھے تو میں ہی مجبور تھی کہ ایک گیسٹ جو پردے کے پیچھے ہمارے اور ہمارے ملتان کے نامور گیسٹ ہیں، جب آئیں گے سر سرپرائز رکھتے ہیں. دیکھو سرپرائز تو بس اتنا سا بتاتی ہوں. مرکزی صدر ہیں آرٹسٹ ایسوسیشن کے، جو ہمارے ساتھ آنے والے ہیں کچھ ٹائم بعد، جو ہمیں جوائن کریں گے. وہ بھی ہمارے ساتھ پردے کے پیچھے بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں. بسکٹ کھلایا تھا آج انہوں نے مجھے، بسکٹ کھلایا تھا. ہمیشہ میں کہتی ہوں بچپن میں ہم بسکٹ کہتے تھے. تو تھینک یو آپ کا. میں نام نہیں بتانے والی. تو آپ سنائیں آپ لوگ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. عید کیسے گزری آپ لوگوں کی؟ سو کے بور ہو کے کوئی کام ہی نہیں. یہ تو ہمیشہ میں یہی سنتی ہوں لیکن یہ کام ہوتا ہے، یا کام ہوتا ہے. دوسرا سال ایسی گزر رہی ہے عید. فرسٹ کہوں گی میں تو، پر لاسٹ ایئر پھر بھی بہتر تھا، لیکن اس سال میں تو نہ کوئی کام تھا، شوبز کا بھی کام نہیں تھا بالکل بھی. اور جو بازار ہیں کرونا کی وجہ سے پہلے ہی انہوں ایس او پی کو لے کے انہوں نے بند کر دیا تھا 8 دن پہلے ہی. 8 تاریخ سے ہی شروع کر دیا تھا. شاپنگ رہ گئی ہے جانی کی نہیں ہے، کہاں سے کرنی تھی جب شوبز کے کام ہی سارے بند ہیں. تو جب انکم نہیں ہوگی تو شاپنگ کہاں سے ہوگی؟ گھر چلانا اتنا مشکل ہو رہا تھا، شاپنگ تو بڑی دور کی بات ہے. بالکل بالکل نو ڈاؤٹ. اور جو شوبز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ملتان کی جب ہم ورک کی بات کرتے ہیں، جو تھیٹر بند ہوں اور تو پھر تو ورک کرنا کتنا مشکل ہے، گھر کو رن کرنا کتنا مشکل ہے. اس پر بات کرتے ہیں. آج ہم مشکلوں پہ بات کرنے والے ہیں کیونکہ ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ضرور احمد صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، آپ سے جانتے ہیں ہم لیبر کے مسائل اور جو چلے آ رہے ہیں اس حوالے سے، اور کووڈ کی وجہ سے تو مسائل اور بھی بڑھ گئے ہیں. کچھ قوانین کو بھی جاننا چاہیں گے، کیا پروٹیکشن دی ہے قوانین نے، لا نے، کچھ اس حوالے سے بتائیے لیبر کو. جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لیبر کے حوالے سے مسائل تو پہلے بھی تھے، لیکن اب جو کووڈ کے بعد مسائل کی اتنی انبار ہو گیا ہے کہ ان کو بیان کرنا مشکل ہو گیا ہے. اب سمجھ نہیں آتی کون سی بات کریں. جس طرف جاتے ہیں مسائل ہیں، جس طرف جاتے ہیں مسائل ہیں. اب وہ جو لیبر ہے، فیکٹریز بند ہو رہی ہیں، ان میں ایس او پیز کے مسئلے مسائل ہیں. بالکل. اچھا اب بند کر دی پھر چلا دی، بند کر دی پھر. اب وہ جو مالک ہے وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ارننگ پہ. ارننگ ہوگی تو پیمنٹ دے گا، بالکل. ارننگ نہیں ہے تو پیمنٹ کیسے دے گا وہ؟ تو وہ کہتا ہے اب فیکٹری بند ہے، آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے، سمپل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. پرانے کتنے سالوں سے وہ وہاں ورکر ہے. بات یہ ہے کہ ورکر بھی بہت پرانا ہے جو کام کر رہا ہے. ہاں اچھا اب اس میں لا میں جو پروٹیکشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب ان کو 1 منتھ سیلری دیں آپ ان کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. اب مالک کہتا ہے کہ میں کہاں سے دوں، مجھے پراپرٹی نہیں آ رہا، میرے پاس ارننگ نہیں ہے، میں کہاں سے دوں. بالکل. وہ اب امپلائی کی اور امپلائی جن کی مزدور کی اور جو مالک ہے ان کی آپس میں لڑائیں شروع ہو چکی ہیں. بالکل. اور کورٹ میں مسائل آ رہے ہیں. اب آگے کورٹ کو دیکھتے ہیں تو کورٹ کے جو مسائل ہیں وہ اتنے ہیں کہ کیا کہیں. یعنی کہ کیس جو بھی کرایا جاتا ہے تو اتنا لمبا چلتا ہے کوئی کیس کہ پتہ نہیں کب فیصلہ ہوگا، کب ہمیں ہمارے رائٹس ملیں گے. تو لوگ اس لیے اوائڈ کرتے ہیں. اس سے سب سے جو بڑا مسئلہ ہمارے ملتان میں آ رہا ہے، جو جنوبی پنجاب میں بلکہ آ رہا ہے، وہ اتنا مطلب انپرسکرائبیبل ہے کہ ہماری لیبر کورٹس ہیں. بالکل. سائیوال میں ہے، ملتان میں ہے، بہاولپور میں ہے، ڈی جی خان میں ہے. یہاں یہ 4 لیبر کورٹ جنوبی پنجاب میں آتی ہیں موسٹلی. بالکل. اب یہ پورے تقریباً سال پورا اس میں کوئی جج نہیں آیا. او مائی گاڈ، کوئی جج نہیں آیا، یعنی ورک نہیں کر رہی اگر یہ لیبر کورٹ بنائی ہے. ٹھیک ہے. سائیوال میں ایک جج صاحب آئے تھے،
2-3 महीने वो रिटायर हो गए, ठीक है, वो भी फिर वैसे बंद। मुल्तान में पिछले जनवरी के बाद अभी तक खाली पड़ी, ठीक है, और वो जो बेचारा वर्कर है जो फैक्ट्री वाला निकालता वो किधर जाए? जो पहले वाले बेचारे बैठे हैं वो कहीं भी जा रहे हैं, उसको कोई रेमेडी मिल नहीं रही। ठीक है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? आप एक लॉयर हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? क्यों नहीं हायरिंग की जाती, क्यों नहीं जज भेजे जाते, या क्या क्या रीजन क्या है इसमें? देखें, इसमें हमने तो अपने लेवल पे बहुत मतलब मल्टी टाइम चीफ जस्टिस साहब से बात की है, जो दूसरे कानून से भी बात की है, बारों से भी बात की है, बारों ने भी आगे जाके बात की है, इस बात को आगे उठा के ले गए हैं, लेकिन कोई भी बस आ रहे हैं, बस वही ट्रक वाली बत्ती है और तो कुछ नहीं है। तो इतनी परेशानी, अब हमारा जो क्लाइंट है वो भी हमारे से डिनाई हो चुका है कि अब आप शायद झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, कि इतने अरसा हो गए जज नहीं आ रहा, ये कैसी बात है? हम कहते हैं भाई आके देख लें, कोर्ट को तार लगा हुआ है, जाके देख लें, ठीक है। अक्सर आके देख के तसल्ली करके फिर बताते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। तो ये इतनी सूरत हाल है कि जो मतलब क्या उसको किस अल्फाज में उसको बयान करें। अच्छा, इसी तरीके से हमारा दूसरा एक बेंच है जिसको हम कहते हैं NIRC, वो भी लेबर का होता है, लेकिन उसमें सिर्फ फर्क ये होता है कि उसमें जो फेडरल के मुलाजमीन हैं, जो फेडरल इंडस्ट्रीज हैं, यूनिलीवर है, नेस्ले है, बैंक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट जो मतलब पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनके मुलाजमीन वहाँ जाते हैं। वहाँ भी ये सूरत हाल है कि जनाब जज रिटायर हो गए हैं, नए जज की भर्ती नहीं हो रही, ठीक है जी। बहुत सारे मशहूर कंपनीज हैं, बहुत सारे जिनके सुनने में आया है, जिनके जो लेबर है उनके अभी तक उनको राइट्स नहीं मिले, तो फिर लेबर कहाँ जाएगी? कहीं भी हम भी तो लेबर की तरह ही काम कर रहे हैं, किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, हमारे भी राइट्स हैं, तो फिर कहाँ आवाज उठाएंगे, कहाँ से उनको राइट्स मिलेंगे अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो? देखिए, आवाज उठाने का फॉर्म तो गवर्नमेंट ही हमारे पास है ना। जी बिल्कुल, इसके अलावा तो कोई और फॉर्म नहीं ना। वहाँ हम आवाजें उठा रहे हैं, ठीक है, वहाँ खामोश नहीं, हमें दर्द हो रहा है, हम अपना दर्द सुना रहे हैं, ठीक, अब दर्द की ट्रीटमेंट नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, अब लोगों ने आवाज उठाने का नया तरीका ढूंढ लिया, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाई है, अपलोड की है और डाल दी है, फलां बंदा, फलां इलाका और फलां ये हो रहा है। हाँ बिल्कुल। अब देखिए, जब कानून जो है जो बनाए भी इसलिए जाते हैं लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, लोगों को राइट्स देने के लिए, जब वहाँ वर्क नहीं हो रहा होगा तो फिर क्या होगा? ला कानूनियत नहीं फैलेगी, आप क्या समझते हैं? लोग डिसहार्ड नहीं होंगे कहीं जाकर? कहीं क्राइम में इजाफा नहीं होगा? ठीक बात, लेकिन जो बात यह है कि जो हमारी लेबर है ना, उनके अंदर इतनी जरूरत नहीं होती, ठीक, वो इतने बेचारे वो नहीं होते कि वो सोशल मीडिया पे जाके करें। अच्छा, उन्हें थ्रेड होते हैं कि मैं करूंगा तो जो मालिक है वो ताकतवर है, ठीक है, वो पावरफुल है, वो मेरे ऊपर FIR जारी कर देगा, ठीक है जी। वो इतना वो ये नहीं करते, मतलब इस हवाले से लेबर के हवाले से देखें तो कोई नहीं है। अच्छा, कुछ हमारा तबका जो होता है वो थोड़ा सा हायर होता है, जैसे बैंक के मुलाजमीन है, उनको नहीं मिलती, वो वैसे उनकी अपनी एक प्रेस्टीज होती है, वो भी नहीं आते, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे ये तबका नहीं आ रहा, ठीक, हाँ जी, ठीक है। कोमल से बात करते हैं। कोमल, ईद कैसे गुजरी? कोई अच्छी बातें बताओ यार, मजे की बातें बताओ यार। ईद अक्सर सो के ही गुजरती है, रेस्ट कर रहे होते हैं दिन में, और इवनिंग में आप लोगों के जो है यकीनन इवेंट भी होते हैं, या अब हम बात करते हैं अगर स्टेज की, तो स्टेज पे तो काम नहीं था, बंद है, लॉकडाउन है, तो फिर कैसे गुजारी ये ईद? बिल्कुल चेंज थी, क्या था इसमें, क्या कैसे गुजारी, कुछ बताओ। पता नहीं लगता ही कैसा कह दे चाहे पे। अच्छा ते ईद है क्या ना, हाँ, बस वो इवें लगता पे कि कई मुल्क ने ना साको बंद काटे ते कैद जिवें कर्फ्यू लाग वेने, हाँ बिल्कुल, इवें लगी है ते बैर असा जाती नहीं पैंदे, ई वास्ते गड्डियां इवें गूं करके लंघदी, पता नहीं लगता एम्बुलेंस लंघदी पई है या साको पकड़ा ना दे पैन। अच्छा, मैं एक गल मैं भी नोट की थी, इवें लगा कि सारा जो शहर है वीरान थी, है ना? एक चीज मिस मैं भी की है, और ईद जो है काम जी में होंदे बंदे को रात को निकली मैं, और मैं यो चीज नोट की, तो मैं अपने हस्बैंड को यो आदि पे उनके लगते थे शहर वीरान थी, ये कोरोना ने सारे शहर को वीरान कर दिया। पता नहीं कोरोना ने कीते या हुकूमत ने कीते, इनकी समझ नहीं आती। कोरोना तो पिछले साल भी आया ही, इन तो कहना है कि ईद दे मजे कहना हन, बाला ने भी इंजॉय, चलो बड़े तो नहीं करेंगे हुण, तो हुण ਵੱਡੇ सिर्फ बालों वास्ते ही होंगे, सारे बाल ही घरों बहर नहीं निकल सकते कि भाई कोरोना है पिया, मोटरसाइकिल ते नहीं बह सकते, मास्क ना लाओ तो जुर्माना ते डंडे भी नाल मरे, इतनी सख्ती। सही है, वो कोरोना है पिया, सबको एहतियात करना चाहिए, जो हिन पे असा मास्क लाऊं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करूं, फासला रखूं, लेकिन ई नहीं कि असा घर चो भी ना निकलो, मार्केट भी बंद हो,
कितना असर थी स्टेज या थिएटर बंद कर रहे थे लोग घर में कुछ ही हमारा दसे साको कोमत मेरे को तो यही लगता है मेरे को कोई बहुत सारे साल थी गए आज के लिए मुश्किल है ना वर्क करता करता और फिर एकदम जो है या यकदम जो है जिसको कहते हैं अचानक हर चीज बंद हो जाए, थिएटर बंद हो जाए आपके और आप वर्क नहीं कर रहे तो फिर स्टेज बंद हो जाए तो लगता है कि बड़े साल हो गए यार। अच्छा ऐसा क्या ना प्लान किया है कि अगले वीक ना मैं ये वाला ड्रेस पेसा ठीक है तो हाल ऐसा प्लान ही करेंगे वध्या से तो हाँ। पता चले ये बस 2 दिन के लिए ना जरा हाँ। थिएटर बंद हो रहे हैं डू डी द आग के साको कितना अर्सा होगा? 4 महीने थी बना लें मैक्सिमम। ठीक है यानी तक डूडी आखा 2 दिन के लिए बंद हो रहे तो 4 महीने 4 महीने थी गए ठीक है। तो अगू दा भी कोई साको वो क्या नहीं हुण सुनने चाहे कि मैरिज हाल खुले स्कूल खुले तो उम्मीद है पे तो अपील भी है पे गवर्नमेंट नाल के जितने भी लोग सारे आर्टिस्ट बरादरी बेरोजगार थी गई है बल्कि ज़हनी मरीज थी गई है। हाँ बिल्कुल नफ्सियाती मरीज तो यकीनन हाँ जी तो उन्होंने हाल ते रहम करो और कोरोना नाल मरे न मरे घर बैठ के सोच सोच के मारवे सर। बिल्कुल 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 एक हस्टल बस्टल लाइफ आपकी एक आपकी रूटीन है आप उस पर चल रहे हैं और अचानक जो है हर चीज बदल जाए तो बड़ा औखा है, बड़ा मुश्किल है इसमें सर्वाइव करना। मैं हंस रही थी यार, हंसने का मकसद ये था कि ठीक है टेंशन अपनी जगह है लेकिन जिंदगी तो हमने गुजारनी है। जब फौजिया से बात कर रही थी फौजिया बता रही थी यार ईद बहुत बुरी गुजरी आयशा, घर में इस दफा वो मजा नहीं था। असल में लाजिम बात है जब आपका कहते हैं ना पेट खाली हो इनकम ना हो तो एंजॉयमेंट भी नहीं हो रही होती, कहीं ज़हनी तनाव लेकर चल रहे होते हैं, है ना फौजिया? बहुत ज्यादा था इस बार तो कोई अजीब ही ईद आई है क्योंकि हुकूमत ने पिछली बार तो बड़ी हेल्प की थी और बाकी जो था सपोर्ट करने वाले काफी ज्यादा लोग थे लेकिन इस बार ऐसे लग रहा था कि पूरी दुनिया जो है ना वो कंगली हो चुकी है। हमें ऐसे लग रहा था कि दुनिया खत्म हो चुकी है। हमें मुझे खुद का अपना सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पार्क बंद, मॉल बंद, हर चीज बंद, ना बंदा एक दूसरे के घर डर के मारे नहीं जा सकता। ये कैसी ईद है? हाँ कैदी भी अगर बंदा होता है ना जेल में वहां भी परमिशन होती है कि बंदा कम से कम मिल तो सकता है ना, सलाम दो तो कर सकता है। ये पेंडेमिक कुदरती है, ये आफत कुदरती है, आप अच्छी तरह से जानती हैं। इस पे आप हमसाया मुल्क का हाल देख लें, आपने न्यूज देखी होंगी जिस कदर तेजी से वहां अमवात हुई। कल भी मैं देख रही थी डेली सोशल मीडिया पे आ जाती हैं उनके 260 डॉक्टर इन्हीं दिनों में उनकी डेथ हो गए हैं। तो कुछ फिर देख रहे थे कि क्या कि किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई, कुछ डॉक्टर्स ने। रीजन क्या है कि इतने ज्यादा डॉक्टर जो है जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं यार वो नहीं लगवाते, खुद नहीं लगवाते, उनकी डेथ हो गई, क्या रीजन है? और ये चीजें जो है मैं सच्ची कहती हूँ कि मैं टेंशन में आ गई। और इस पे हुकूमत ने भी सोचा कि यार इतना अगर हमसाया मुल्क में हो रहा है तो ये हम नजदीक ही तो है यार, घर के नजदीक हमसाये के घर में है वबा है या बीमारी है तो यहाँ आते कोई देर तो नहीं लगती ना कि अगर वहाँ तादाद ज्यादा बढ़ गई है तो खुदा ना खास अगर यही हाल पाकिस्तान में होगा तो इससे पहले हमने बचना है। तो कहीं जाके मजबूरी भी तो है ना। वहाँ तो अभी भी है लेकिन अब देखिए ना अब ओपन कर दिए, अब मैरिज हॉल ओपन किए, स्कूल भी उन्होंने ओपन किए तो एकदम से सिर्फ 8 दिनों में कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। ये देखे ना जब इनकम ही नहीं बंदे के पास मैरिज हॉल अभी तक ओपन नहीं है, कल हो गया नोटिफिकेशन। अच्छा, सुनने में आया है कल हुआ नहीं हुआ, कल तक तो हम बात कर रहे थे अभी नहीं हुआ। मुझे शाम को रिसेंटली उन्होंने बताया कि कल तक हो गया। एनीवे बात इस चीज की है अभी तो रेस्टोरेंट वाले बेचारे कल बैठे थे सदर उनके, वो बता रहे थे कि आयशा नहीं खुले। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो बंद हैं। मुर्गी वाले भाई रो रहे थे कि यार चिकन इतना महंगा करके फिर भी रो रहे हैं। तो वो एक लंबी डिबेट है कि कल इस पे हमने बहुत सारी बात की है, रीजन भी हमने जानी है क्या है क्यों है। तो बहुत सारे लॉसेज हुए, बहुत सारे कंट्रोल शेड बंद हुए तो कुछ वजह यही है मैरिज शादियां त्योहार और ये सारी चीजें बंद जब खत्म हो गई तो फिर उनकी जो कहते हैं ना डिमांड और सप्लाई में जब फर्क आ जाता है तो फिर इस तरह की रीजन बनती हैं। शादियां खत्म नहीं हुई, शादियां अभी भी हो रही हैं। अच्छा अभी भी मैंने कल भी वलीमा खाया, परसों बारात थी, शादियां तो हो रही हैं। अच्छा लोग कहाँ बाज आते हैं। बिल्कुल 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 सही कहते हैं आप। लोग साहब आपकी तरफ चलते हैं और हम बात कर रहे थे लेबर पर। तो लेबर के मसाइल अपनी जगह पर, इस पे इनका सोल्यूशन कुछ नजर आता है आपको? कुछ होप है, कुछ उम्मीद है? आपने तो कह दिया कि यार कोर्ट बंद है तो और क्या वे है और क्या तरीका है अगर वो अपने
या राइट के लिए आवाज उठाते हैं तो क्या कानून जो है या सहूलतें क्या दी जाती हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इसमें मैडम बात यह है कि जो सहूलियात हैं वो तो लॉ में अवेलेबल हैं। ठीक, लॉ तो बहुत अच्छा है इसका। ठीक है, लेकिन और लॉ के अंदर जो सहूलियात हैं लेबर के लिए वो बहुत जबरदस्त हैं। ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है। अब बात यह है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन राइट और हाँ इम्प्लीमेंटेशन कैसे हासिल, अब उनको मिलने कैसे हैं और मिलने कैसे हैं और कहाँ से मिलने हैं, बिल्कुल ये प्रॉब्लम जो है ना, इसको तो गवर्नमेंट ही सॉल्व कर सकती ना। ठीक, उस पावर गवर्नमेंट के पास है, ना आपके पास है ना मेरे पास है ना हमारी बार के पास है। बिल्कुल ठीक है जी। अब जैसे एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है हमारे यहाँ, अब वो गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको एज अर्ली उसको डिसाइड करें। एक अदालत जी उसको कहते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जहाँ से जो मुआवजात होते हैं जिसको नहीं दिए जाते, फैक्ट्री से बंदा निकाल देते हैं, उसको मुआवजा नहीं देते और वो अपने मुआवजात के लिए, अपने वाजिबात के लिए उस अदालत में आ जाता है। ठीक है। अब उस अदालत में जब आता है, वहाँ वो उस पर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, जब से 18वीं तरमीम बनी है उसके बाद सूबों के इख्तियारात सूबों के पास आ गए और जो अदारे फेडरल के थे वो फेडरल के पास चले गए। ठीक है। अब वहाँ पर जब ये 18वीं तरमीम आई है 2012 में, जिन्होंने दूसरा एक्ट बनाया है NIRC, तो पेमेंट ऑफ वेजेस में जो था उसमें कोई उसने वो क्लियर नहीं किया कि जो फेडरल का मुलाजिम है उसका जो वाजिबात के लिए अगर उस कोर्ट में आता है तो वो तो कहते हैं कि हम सिर्फ पंजाब का सुनेंगे। ठीक है। अब वो किधर जाए, वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाए? उसकी अभी तक कोई मतलब लेजिस्लेशन नहीं बनाई। ठीक, वो बेचारा रोल रहा है तो और ये में अभाव पाया जा रहा है। हाँ, और इसको क्लियरिटी नहीं है, क्लियर होना चाहिए। ठीक। और उस क्लियरिटी के लिए रिटें हमने की हैं, रिटें आगे सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला करती है, कब लेजिस्लेशन बनती है कोई पता नहीं बेचारा। ठीक, वो लोग बेचारे बैठे हैं और कुछ वैसे फौत हो चुके हैं, कुछ वैसे छोड़ गए हैं अपने। गरीब आदमी कहाँ से जो है, तो बिल्कुल ये जो है ना, ये चीजें अभी तक हैं। कानून तो बहुत अच्छा है, कानून में कोई कमी नहीं है। ठीक है। सिर्फ उसके जो मसाइल आगे आ रहे हैं, ये सब मसले गरीब के लिए हैं, कवानीन के लिए या अपने हकूक के लिए जो है तगदो करना और फिर मर जाना और फिर सारी जिंदगी या ऐसे ही गुजार देना, तो अपने राइट हासिल ना कर पाना। देखें जब 18वीं तरमीम आई उसमें जो बहुत बड़ा इशू आया, अभी तक तो लोग रोल रहे हैं। क्या हुआ, 18वीं तरमीम आई, एक्ट बना 2012 में। अब उससे पहले जितने भी लोग थे जिन्होंने 2008 में 9 में केस दायर किए, 10 में किए, 11 में किए, अब जब एक्ट आया तुमने कहा जी नहीं जी आप जो है ना आप लोग अब इस कोर्ट में नहीं आ सकते। ठीक। अब आपका राइट जो है दूसरी कोर्ट में चला गया। ठीक है, यानी कि आप अपने राइट्स के लिए इधर से उधर धक्के खाते हैं। क्या कहेंगे, क्या मैसेज जाएगा आज के दिन, क्या कहेंगे आप? अब मेरा मैसेज ये है कि गवर्नमेंट को इस पे बहुत जल्द एक्शन लेना चाहिए और जो इतने अभाम हैं इस अभाम को क्लियर करना चाहिए और क्लियर करके जो लेबर बेचारी मसैल में है, रुल रही है, उनका कोई ना कोई सदुभाव करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं वक्फे के बाद वापस आएंगे और एक सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और वक्फे में हमने अन्य गिले किए, अन्य शिकवे किए, जो हमारी सही कसरत थी ना वो हमने निकाल दी। कहते दिल में ना बातें नहीं रखनी चाहिए। तो हमारे साथ सीनियर आर्टिस्ट हैं और इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें करना भी चाहते हैं और जो हालात हैं इससे कभी कभी मजबूर हो जाता है। वो आर्टिस्ट जो लोगों को हंसाता है या हंसाने की कोशिश करता है और जिसने ज़्यादातर जो है लोगों को एंटरटेन किया हो, और आज वो खुद कितना दुखी है। जी बिल्कुल। और जब अभी प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था और वहाँ दूर बैठे थे कहीं, तो मैं नाम नहीं ले रही, अभी भी सरप्राइज ही है, तो मैं उनको कह रही क्या हो गया, आप क्यों परेशान है शहजादे? तो रमज़ान शहजाद है, शहजादी इसीलिए मेरे मुंह से निकला। तो रमज़ान शहजाद हमारे सीनियर आर्टिस्ट अकेडमी हमारे साथ है, इनको वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। गुजरी हुई ईद मुबारक हो, सदा मुस्कुराती रहो, खात्मा ईमान पर हो। जब हम सब दुनिया से जाएं तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए। इस दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आप आगाज तो हो चुका, लेकिन आपने सारी दुआएं दी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान भाई परेशान बैठे थे, उस वक्त मैंने जब आपका फेस देखा, लोगों को हमेशा हंसाते आए हैं आप, तो वाकई अभी भी हंसाते हैं। यानी ये दुख कहीं एक साइड पे टेंशन है, कभी एक साइड पे परेशान, क्योंकि अभी फौजे कह रही थी कि यार हम नफ्सियाती मरीज बनते जा रहे हैं। ये बात दोनों बनते तो भले जा रहे हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि ये पूरी दुनिया इसमें घिरी हुई है और परेशान है। हम नहीं, मुस्लिम भी और गैर मुस्लिम भी, इसको हमने लड़ना है, इससे डरना नहीं है, बिल्कुल लड़ना है। जैसे हमारी हुकूमत भी कह रही है, बड़ा तावन करती है, क्योंकि हमारा नहीं पूछती वो हुकूमत बहुत तावन करती है, खास करके फनकारों के नहीं पूछती, इसीलिए बड़ा तावन करती है। ये तावन ही है ना, भी ना पूछना किसी से, पूछेंगे तो हम बोल पड़ेंगे। हमारे एक मदर एहसन साहब वो वहाँ थे कनाडा में, बेटे के पास बजट बनाकर वहाँ से उन्होंने किया, देखी जबरदस्त। अब आ भी गए कल परसों। अच्छा, आ गए हैं, बात हो रही थी उनसे। माशाल्लाह माशाल्लाह शेर दे, वो बेचारे फर्स्ट कोरोना जब लहर आई, अब तो यूट्यूबर बन गए हैं, उन्होंने अपना काम यूट्यूब पे शुरू कर दिया है। और माशाल्लाह लेकिन हमारे संगम थिएटर के वो एजाज चौधरी साहब हैं, जिम्मेदार हैं, 100 मुरब्बे जमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ईद मुबारक भी नहीं की। और ऐसे ही मतलब जवाहर साहब हैं, डोगर साहब हैं, ये बड़े लोग हैं, तो इन लोगों ने हमारे घर के किचन चलाए हैं। कहीं मजबूरी आ गई है, कहीं काम नहीं है, किचन चलाए हैं उन्होंने, यूं धक्का देके ना उधर चला दिए, रेडी लगवा दी ना। इससे मजीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे में, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और मुल्तान के आर्टिस्ट, सिंगर आर्टिस्ट इस टाइम मेरे साथ हैं। और आर्टिस्ट जो है एसोसिएशन भी मसाइल का शिकार है, बनाई है एसोसिएशन, और उसके बावजूद जो हालात हैं आपके सामने है, काम नहीं, वर्क नहीं, स्टेज बंद, थिएटर बंद, तो आर्टिस्ट बेचारे कहाँ जाएंगे। और मुल्तान में प्रोडक्शन हाउस में यही तो हम पिट रहे हैं कि यहाँ वर्क नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। पहले चैनल हुआ करते थे, रूही की बात हो रही थी, पुराना रूही की जब हम बात कर रहे थे, जब स्टार्ट किया था, मैंने 2008 से स्टार्ट किया था रूही पुराने से, तो सराकी में था उस वक्त, और 2007 या 2006 में स्टैब्लिश हुआ था, और उस वक्त वर्क ही वर्क था यहाँ। और बहुत एक और भी चैनल था यहाँ जो वर्क आउट कर रहा था। आर्टिस्ट को कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म तो मैसर था। कोमल से यही बात होती, वो बहुत सारे शिकवे कर रही थी कोमल, तो उस टाइम की हम बात कर रहे थे, तो कितना अच्छा दौर था कोमल, जब प्रोडक्शन यही मुल्तान से हो रही थी, ड्रामे हो रहे थे, इस तरह की काम हो रहा था, और अब बिल्कुल खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो क्या लगता है कोमल, कुछ उम्मीद भी है या नहीं है कि आगे कोई करेगा या नहीं करेगा? उम्मीद तो इंशाल्लाह है कि इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे, बुरे नहीं रहेंगे। अगर पहले नहीं थे तो अब भी नहीं रहेंगे। असल में गुजारिश ये है कि हमने सदर पाकिस्तान मोहतरम जनाब अलवी साहब से गुजारिश की थी कि कुछ फनकारों के लिए भी फंड रखे जाए। तो आज से जब फर्स्ट कोरोना की लहर आई तो उन्होंने कहा जी वो सदर साहब के टेबल पर पड़ा हुआ है आपका बिल, हमने डोगर साहब को, यहाँ जो आमिर डोगर साहब है, उनकी वसासत से वहां तक पहुंचा, गया, साइन हो गए, अब तक मुल्तान के फनकारों को वो नहीं मिला। तो मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि फनकारों के जो वजीफे लगाए हैं, जो लोग 50 साल से अबव उम्र के लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, अच्छा कुछ खवातीन जो हैं वो 50 साल की एज तक नहीं जाते, उनके 25-30 साल, जिनके तजर्बे इतने हो गए, 10 से 15 साल 20 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके भी वजीफे लगाए गए, मेहरबानी, बल्कि लगे हुए हैं। तो वो इतना जो इन्होंने पिछले बजट में रखा था आर्टिस्टों के लिए, क्या वो सिर्फ इब्रारुल हक साहब के लिए वो फंड है, वो मेंबर हैं उनके, या वो इलेक्शन लड़ते हैं? हम छोटे से एक इलाके में रहते हैं, लेकिन ये जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा इलाका है मुल्तान शरीफ। यहाँ कई वजारतें, कई MNA, कई MP हुकूमत में रहे, असम्बली का हिस्सा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर यहाँ से रहे, स्पीकर यहाँ से रहे, आर्टिस्ट यहाँ से रहे, अदीब यहाँ से रहे, मुसव्विर यहाँ से रहे, तालीम के हवाले से यूनिवर्सिटी हमारी अब जाती है। लेकिन गुजारिश 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 इन फनकारों को बचा लें, बचा लें, मेहरबानी, वक्त गुजर ही जाएगा, हम भी गुजर जाएंगे, गुजर इन्होंने भी जाना जो बैठे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मौत का मजा मौत ने भी चखना है, लेकिन किसी का दिल दुखा कर न जाए, मेहरबानी फरमाए।
अब हंसने हंसाने की बात नहीं, आप इतना अच्छा गुनगुना रहे थे, मोहब्बत की बातें कर रहे थे, तो कुछ इस किस्म की कुछ बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन हम सब की कोशिश है कि आपके मसाइल हल हों, आपको वक्तन फवक्तन बुलाते रहेंगे, इनवाइट करते रहेंगे। नहीं, आपने ईद पे क्यों नहीं बुलवाया? गिल्ले जो है रमजान शरीफ में भी नहीं बुलाया। हाँ, रमजान ये इसका जवाब है। ये सारा आपने हैदर से पूछना है, ये हैदर काम नहीं पिक करता भाई। अब बस हैदर आपको मिल जाना है और आप हैदर भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, देखिए बस एंड हो गया। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। रमजान शहजाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फौजिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कोमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को देंगे इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।